गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, एक न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उससे पहले हमने यहाँ पे द्विपरमाणुक जो अणु है उसकी कंपनीय ऊर्जा स्तर के बारे में अध्ययन किया था, जीरो पॉइंट एनर्जी के बारे में, सिलेक्शंस रूल्स के बारे में यहाँ पे हमने अध्ययन किया था, फोर्स कांस्टेंट और उसका जो डिटर्मिनेशन है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और लास्ट में हम अध्ययन कर रहे थे बल नियतांक एवं बंधन ऊर्जा, फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि बल नियतांक जो होता है उसका मान इंक्रीज करने पर बंधन ऊर्जा का मान भी इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद में हमने यहाँ से एक एग्जाम्पल सोल्व किया था। उसके बाद देखिए आज का हमारा टॉपिक होगा ये एग्जाम्पल जो था ये हमने लास्ट क्लास में इसका अध्ययन कर लिया था। यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन था वो हमें क्या प्राप्त हुआ था, 478.1 न्यूटन मीटर इनवर्स। यहाँ से आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा आइसोटोपिक इफेक्ट आइसोटोपिक इफेक्ट ऑन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। इसका मेंस ये हुआ कि कंपनीय स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक प्रभाव। कंपनीय स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक प्रभाव। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। कंपनी जो स्पेक्ट्रा है उस पर समस्थानिक का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, आइसोटोपिक इफेक्ट जो होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पर वो किस प्रकार से पड़ता है। तो यहाँ से आप जानते हो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वी नो दैट, हम यहाँ से जानते हैं। और क्या जानते हो आप यहाँ से, मैंने तरंग संख्या वेव नंबर का फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया था। म्यू बार इक्वल टू यहाँ पे होता है 1/2πc और रूट क्या होता है k/म्यू। और इसका जो मान होता है वो हमें किस में प्राप्त होता है, सेम इनवर्स में। तो यहाँ से कंपनी जो स्पेक्ट्रा है इस पर समस्थानिक जो इफेक्ट है, आइसोटोपिक जो इफेक्ट है, इसको समझने के लिए हम यहाँ से तरंग संख्या म्यू बार का फॉर्मूला लिखते, याद होना चाहिए आपको। तरंग संख्या म्यू बार इक्वल टू हमें यहाँ से प्राप्त होता है 1/2πc रूट k/म्यू सेम इनवर्स। और ये जो मान है ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसको हमने सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर है, सरल आवर्त जो दोलक है, उसमें यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया था।
म्यू बार इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ था 1/2πc√k/μ, और इसका जो मान होता है सेम इनवर्स में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे म्यू जो है, म्यू क्या कहलाता है, यहाँ पे रिड्यूस्ड मास कहलाता है। यहाँ पे म्यू रिड्यूस्ड मास कहलाता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं समानित द्रव्यमान। रिड्यूस्ड मास को हिंदी में क्या कहा जाता है, समानित द्रव्यमान कहा जाता है। और रिड्यूस मास जो होता है, रिड्यूस मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ से म्यू का जो मान होता है, मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर देता हूँ रिड्यूस मास के फॉर्मूले को। तो ये क्या हो गया, यहाँ से म्यू यहाँ रिड्यूस्ड मास कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, समानित द्रव्यमान कहते हैं, ये रिड्यूस मास। और यहाँ से म्यू का जो मान है वो किसके इक्वल होता है, m1 m2 कोई भी द्विपरमाणु कणु है, और कोई भी द्विपरमाणु कणु है जिसके एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m1 है, दूसरे अणु का द्रव्यमान स्मॉल m2 है। तो यहाँ से रिड्यूस मास हम जब कैलकुलेट करेंगे तो म्यू इक्वल टू हमें यहाँ से प्राप्त होगा स्मॉल m1 m2 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये रिड्यूस मास हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको टॉपिक दिया हुआ था कंपनी स्पेक्ट्रा के लिए समस्थानिक प्रभाव। तो सबसे पहले आपको इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, म्यू बार इक्वल टू 1/2πc√k/μ सेम इनवर्स, जहाँ म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है, समानित द्रव्यमान है। अब इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि समानित द्रव्यमान का मान बढ़ने पर कंपन की आवृत्ति घटती है। अब देखो यहाँ ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये रिड्यूस मास है, समानित जो द्रव्यमान है, इसका मान यदि मैं इंक्रीज करता हूँ, समानित द्रव्यमान म्यू का मान यदि मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ से आवर्ती जो है म्यू बार, इसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ पे रिड्यूस मान म्यू का जो मान है वो डिक्रीज करता हूँ, तो आवर्ती जो है म्यू बार, इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं म्यू का मान, यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, म्यू का मान यदि हम यहाँ से, म्यू बार का मान यदि हम यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं, तो म्यू का जो मान है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरी जो कंडीशन है, इस पर मैं क्या लगा रहा हूँ, दूसरी कंडीशन में मैं यहाँ से म्यू बार का मान डिक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ से म्यू का जो मान है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो म्यू बार का मान इंक्रीज होने पर रिड्यूस मास का मान डिक्रीज हो जाता है, एंड म्यू बार का मान डिक्रीज होने पर रिड्यूस मास का मान इंक्रीज यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे कौन सा इफेक्ट पढ़ रहे हैं, समस्थानिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से इसमें किसी अणु के परमाणु को, कोई भी अणु होगा और उसका जो परमाणु होगा उसको उसके समस्थानिक आइसोटोप के द्वारा यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो अणु की कंपनीय जो आवृत्ति है म्यू बार का मान वो भी क्या हो जाती है, कंपनीय आवृत्ति म्यू बार का मान भी यहाँ से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है यहाँ से, क्योंकि परमाणु का जो एक समस्थानिक के स्थान पर वहाँ से दूसरे समस्थानिक को प्रतिस्थापित करने से उसका जो समानित द्रव्यमान होता है, उस समानित द्रव्यमान के मान में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ से एक बात तो ये होगी, म्यू बार का मान इंक्रीज, म्यू का मान डिक्रीज, म्यू बार का मान डिक्रीज, म्यू का मान इंक्रीज हो जाता है।
नंबर 2 आपको इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी अणु जो है उसके परमाणु को उसके समस्थानिक द्वारा यदि प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो अणु की कंपनी जो आवर्ती है म्यू बार उसके मान में परिवर्तन हो जाता है और एक समस्थानिक के स्थान पर दूसरे समस्थानिक को प्रतिस्थापित करने पर उसके समानित द्रव्यमान के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। और समानित जो द्रव्यमान होता है उसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, म्यू इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कंपनी स्पेक्ट्रा पर जो समस्थानिक का प्रभाव है इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे CH होता है, एक तो है CH, इसको मैं इधर समझा देता हूँ थोड़ा। इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, और एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, एक तो ले रहा हूँ मैं CH, एक मैंने यहाँ पे लिया CH और दूसरा यहाँ पे क्या किया मैंने, CH बंध में हाइड्रोजन परमाणु को, अब ये CH बंध है यहाँ पर, और CH बंध में जो ये हाइड्रोजन परमाणु है इस हाइड्रोजन परमाणु को मैं ड्यूटेरियम, एक समस्थानिक होता है, उस ड्यूटेरियम से इसको मैं प्रतिस्थापित कर देता हूँ। तो यहाँ से एक नया बॉन्ड बन जाता है CD बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन जाता है, CD बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पर CD बॉन्ड की जो आवर्ती का मान है, कंपन की आवर्ती का मान CH बंध से भिन्न हो जाएगा, अर्थात CH यहाँ पे प्रतिस्थापित करने के कारण देखिए एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे CH बॉन्ड लिया और CH बॉन्ड में यहाँ से हमने H को किससे प्रतिस्थापित कर दिया, ड्यूटेरियम से यहाँ पे इसको प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहाँ से कौन सा बॉन्ड बन गया, CD बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे CH बंध और जो CD बॉन्ड हैं इनकी आवर्ती के मान में अंतर हो जाता है, और यहाँ पर CH जो होता है इसकी आवर्ती का मान ज़्यादा होता है किससे, CD की आवर्ती से, और CH की जो आवर्ती का मान होता है वो 3000 सेमी इनवर्स होता है। CH की आवर्ती का मान म्यू बार का मान यहाँ पे कितना होता है, 3000 सेमी इनवर्स होता है। जबकि जो CD होता है, CD की जो आवर्ती का मान होता है वो 2000 सेमी इनवर्स यहाँ पे पाया जाता है। तो उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे बता सकते हो कि CH जो बंध होता है इसमें H को ड्यूटेरियम परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित करने पर CD बॉन्ड का निर्माण होता है, जिससे CH और CD जो हैं इनकी आवर्ती के मान में डिफरेंस हो जाता है, और CH बॉन्ड की आवर्ती का मान म्यू बार का मान 3000 सेमी इनवर्स पाया जाता है, और CD जो होता है इसकी आवर्ती का मान 2000 सेमी इनवर्स यहाँ पे पाया जाता है। इस उदाहरण से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अणु का कंपनी स्पेक्ट्रा जो है वो परमाणु के समस्थानिक द्वारा यहाँ पे क्या होता है, प्रभावित होता है। तो यहाँ से इस टॉपिक को देखिए, ये हमने टॉपिक लिया था आइसोटोपिक इफेक्ट ऑन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इसको मैंने समझाया। इसके बाद में हमने इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया कि किस प्रकार से कंपनी जो स्पेक्ट्रा होता है इस पर समस्थानिक का इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ता है। तो जब आप इसको रिटर्न करोगी तो यहाँ से आपको हेडिंग डालना है कंपनी स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक प्रभाव, आइसोटोपिक इफेक्ट ऑन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। इसके नीचे आपको यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, हम जानते हैं कि इसके बाद ये वाला इक्वेशन आपको रिटर्न कर देना है। और ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आया है इसके बारे में मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सरल आवर्त दोलक आपको मैंने पढ़ाया था। तो सरल आवर्त दोलक से ये इक्वेशन आया है,
और यहाँ पे म्यू जो है, म्यू क्या कहलाता है, यहाँ पे रिड्यूस्ड मास कहलाता है, समानित द्रव्यमान कहलाता है। अब इसके बाद में आपको यहाँ से ये नोट करना है, कंपन की आवर्ती के निर्धारण में समानित द्रव्यमान का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। और इस समीकरण से हम क्या कह सकते हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है, इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि रेडियस मास जो होता है, समानित द्रव्यमान का मान यदि हम बढ़ा रहे हैं, इसका मान यदि मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये जो म्यू बार है इसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको लिख भी सकते हो, म्यू का मान इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, म्यू का मान इंक्रीज, देन म्यू बार का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसके बाद में इसको आइसोटोप के द्वारा हमने प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसकी म्यू बार का मान में भी परिवर्तन हो गया, क्योंकि परमाणु के एक समस्थानिक के स्थान पर दूसरे समस्थानिक को प्रतिस्थापित करने पर इसका जो समानित द्रव्यमान है उसके मान में भी क्या हो जाता है, यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है। तो ये वाला पेज आपको इसमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आपको इसमें रिटर्न करना है, म्यू इक्वल टू यहाँ पे होता है m1m2/m1 + m2। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर सकते हैं कि CH जो होता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु को उसके समस्थानिक ड्यूटेरियम से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ से जो CH बॉन्ड है और CD जो बॉन्ड है, उनकी आवर्ती में क्या आ जाता है, अंतर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से इनकी आवर्तियों के मान को आपको दर्शाना है। CH जो होता है, इसकी आवर्ती तरंग संख्या का मान म्यू बार का मान 3000 सेमी इनवर्स पाया जाता है, जबकि CD जो होता है, इसकी तरंग संख्या का मान 2000 सेमी इनवर्स यहाँ पे पाया जाता है। इस उदाहरण से आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि कंपनीय जो स्पेक्ट्रा है वो परमाणु की समस्थानिक से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि OH बंध में 3800 सेमी इनवर्स के निकट अवशोषण होता है, जबकि यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को कौन से परमाणु के समस्थानिक के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, ड्यूटेरियम के द्वारा यहाँ पर इसको हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इसकी जो आवर्ती का मान है, तरंग संख्या का जो मान है वो कितना हो जाता है, यहाँ पे 2800 सेमी इनवर्स यहाँ पे हो जाता है। तो ये था आपका यहाँ पे कंपनी स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक का प्रभाव। तो आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा कंपनी स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक प्रभाव, ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ से ये वाला जो पेज है ये इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कंपनी स्पेक्ट्रा पर अनावर्त का प्रभाव। कंपनी स्पेक्ट्रा पर कंपनी स्पेक्ट्रा पर किसका प्रभाव पढ़ेंगे अब, कंपनी स्पेक्ट्रा पर अनावर्त का प्रभाव। कंपनी स्पेक्ट्रा पर अनावर्त का प्रभाव, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एनहार्मोनिक इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। एनहार्मोनिक इफेक्ट, एनहार्मोनिक इफेक्ट ऑन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा।
तो यहाँ से अगला टॉपिक है हमारा आज का। तो देखिए इस प्रभाव में होता क्या है। इस प्रभाव को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ और इस डायग्राम के माध्यम से इस प्रभाव को हम आसानी से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके आधार पर हम अनावर्त का जो प्रभाव है, अनहार्मोनिक जो इफ़ेक्ट है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पर, उसको हम यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक्स अक्ष पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ले रहा हूँ, अर्थात अंतर्नाभि की दूरी लूँगा मैं एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष जो होगा इस पर मैं एनर्जी का मान यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए इसका जो ग्राफ है इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। एक ग्राफ ही आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखिए नीचे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए नीचे मैं एक्स अक्ष ले रहा हूँ ये, और ये कौन सा अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया मैं मान लेता हूँ 0.5, ये 1 हो गया, 1.0, 0.5, 1, 1.5, 2.0 एंड 2.5, ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया क्या लेते हैं यहाँ पे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, नीचे एक्स अक्ष पे हम ले रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अर्थात अंतर्नाभिकीय दूरी। वाई अक्ष पे हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये लाइन देखिए इस प्रकार से वक्र प्राप्त होता है। ये यहाँ से क्या हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ डी ई क्यू। इसको हम लिखते हैं डी ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ क्या होता है, डी ई क्यू होता है। और यहाँ पे हम एनर्जी लेते हैं, वाई एक्स पे हम क्या लेते हैं, तो एनर्जी को मैं ई से ही दर्शा देता हूँ यहाँ पे। ये एनर्जी हो गया, और ऊपर यहाँ पे क्या होता है, इसका मान डी ई क्यू का 1.5 डी ई क्यू। और यहाँ से जो एक द्विपरमाणु कणु होता है उसकी स्थिति जो ऊर्जा होती है, उसके लिए जब हम वक्र का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस प्रकार का जो वक्र है हमें यहाँ से प्राप्त होता है। देखिए इस प्रकार का जो वक्र है वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। थोड़ा ऊपर से लेंगे इसको, इस प्रकार से।
इस प्रकार से वक्र यहाँ पे प्राप्त होता है और ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम REQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये वाला जो वक्र है ये आपको इसमें ध्यान रखना है, कंपनी जो स्पेक्ट्रा है उस पर अनावर्त का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये वक्र यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एक्स अक्ष पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिया है, अंतरानाभिक की दूरी लिया है। वाई अक्ष पे हमने एनर्जी का मान लिया है DEQ, और DEQ क्या है यहाँ पे, DEQ जो है इसको हम बोलते हैं किसी विशेष अणु की वियोजन ऊर्जा। DEQ क्या कहलाता है यहाँ पे, किसी विशेष अणु की यहाँ पे वियोजन ऊर्जा ये कहलाती है जो वक्र के निम्नतम बिंदु पर स्थित यहाँ पे होती है। REQ जो है यहाँ पे साम्यावस्था में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मान होता है, अंतरानाभिक की दूरी का जो मान होता है वो कहलाता है। तो यहाँ से देखिए इस ग्राफ की सहायता से आप यहाँ पे क्या बता सकते हो। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ में एक द्विपरमाणु कणु ले लिया हमने, जिसमें कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, 2 परमाणु यहाँ पे भाग ले रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें एक द्विपरमाणु कणु को अन्य आवर्त दोलक, इसको हम क्या कहेंगे, एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की भांति यहाँ पे व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। चित्र में यहाँ पर प्रदर्शित जो बिंदुकित रेखा है परवलय सरल आवर्त गति करता हुआ द्विपरमाणु कणों का ऊर्जा आरेख है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है इसमें कि ये जो डायग्राम है इसमें देखो बिंदुगत रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं बिंदु वाई डॉट डॉट जो ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं कौन सी फॉर्म में, यहाँ बिंदुकित रेखा हैं और परवलय फॉर्म में है, यहाँ पे सरल आवर्तीय गति कर रही हैं। और यहाँ से द्विपरमाणु जो अणु है ये उसका ऊर्जा आरेख यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ से इस चित्र से क्या स्पष्ट हो रहा है, इस चित्र से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि अणु के कंपन के जो स्पेक्ट्रम की आवृत्ति है वो कम क्वांटम संख्या पर तो परवलय है। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, फर्स्ट बात आपको यहाँ से क्या ध्यान रखनी है इस डायग्राम से, अणु के कंपन के स्पेक्ट्रम की आकृति लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे आकृति। तो अणु के कंपन स्पेक्ट्रम की आकृति कम क्वांटम संख्या, कौन सी क्वांटम संख्या, कम क्वांटम संख्या, और कम क्वांटम संख्या पर अणु की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, यहाँ पे परवलय रूप में है, परवलय रूप में है यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे क्या बता सकते हो, लेकिन उच्च क्वांटम संख्या पर यह आकृति परवलय से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और उच्च जो क्वांटम संख्या होती है उच्च क्वांटम संख्या पर ये जो आकृति है ये आकृति परवलय से क्या हो जाती है, परवलय से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो यहाँ से इस वक्र से 3 बातें आपको यहाँ पे बताया मैंने। फर्स्टली यहाँ पे हमने इंट्रा न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है और एनर्जी जो है इसके मध्य में यहाँ पे हमने वक्र का रिप्रेजेंटेशन किया।
यहाँ डी ई क्यू जो है वो किसी विशेष अणु की वियोजन ऊर्जा कहलाती है जो वक्र के निम्नतम बिंदु पर स्थित है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर द्विपरमाणु कणों को अनावर्त दोलक की भांति व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में जो बिंदुगत रेखाएं मैंने आपको बताई थी, ये रेखा परवलय रूप में होती हैं और सरल आवर्त गति यहाँ पे करती हुई हैं और अणु का यहाँ पे ऊर्जा स्तर आरेख है। इस आरेख से हम और क्या कह सकते हैं, अणु के कंपन की स्पेक्ट्रम की आकृति कम क्वांटम संख्या पर तो परवलय होती है, लेकिन उच्च क्वांटम संख्या पर जो आकृति है वो परवलय से क्या हो जाती है, विचलित यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद में देखिए यहाँ से एक साइंटिस्ट आया था और उसका नाम क्या था, यहाँ पे एक साइंटिस्ट आया था पीएम मोर्स। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया पीएम मोर्स, और पीएम जो मोर्स था उसने कौन सी ईस्वी में, 1929 ईस्वी में अनावर्त का जो प्रभाव है इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट यहाँ पे आया पीएम मोर्स। और सन कब आया, 1929 ईस्वी में अनावर्त का जो द्विपरमाणु दोलक है उसके लिए स्थितिज ऊर्जा स्तर को समझाने के लिए उसने एक अनुभाविक व्यंजक दिया। इसने कौन सा व्यंजक दिया, एक अनुभाविक व्यंजक यहाँ पे दिया। और इस अनुभाविक व्यंजक को ही इसने कौन सा नाम दिया, मोर्स फलन के नाम से जाना इसको। तो यहाँ से देखिए मोर्स जो फलन है, इस मोर्स फलन की परिभाषा में आप यहाँ से क्या बता सकते हो, मोर्स जो फलन होता है उसको पीएम मोर्स ने सन 1929 ईस्वी में अनावर्त द्विपरमाणुक जो दोलक होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा स्तर को समझाने के लिए एक अनुभाविक व्यंजक दिया था, जिसे ही मोर्स फलन के रूप में जाना जाता है। और मोर्स जो फलन था वो क्या दिया गया था, यहाँ पे मोर्स जो फलन था उसमें क्या बताया गया था, एक इक्वेशन यहाँ पे मोर्स फलन में दी गई थी। और वो कौन सी इक्वेशन यहाँ पे दी गई थी, मोर्स नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पे एक इक्वेशन दी थी, वो कौन सी थी, ए इक्वल टू डी ई क्यू, ए इक्वल टू डी ई क्यू, अंदर कोष्टक में क्या रहेगा, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, फिर कोष्टक यहाँ पे बी, फिर कोष्टक आर ई क्यू माइनस आर, ये यहाँ से कोष्टक, फिर कोष्टक और फिर इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए पीएम जो मोर्स था, पीएम मोर्स ने मोर्स फलन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया। और इक्वेशन क्या दिया था, यहाँ से ए इक्वल टू डी ई क्यू कोष्टक 1 माइनस एक्सपोनेंशियल कोष्टक बी कोष्टक आर इक्विबिलियम माइनस आर कोष्टक 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 और इसका स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे दिया था पीएम मोर्स ने। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से देखिए डी ई क्यू क्या है, मैंने आपको बताया था डी ई क्यू यहाँ पे क्या है, किसी विशेष अणु की वियोजन ऊर्जा है जो वक्र के निम्नतम बिंदु पर है। तो डी ई क्यू क्या है, यहाँ पे डी ई क्यू जो है वो वियोजन ऊर्जा कहलाती है।
अब यहाँ से हम डी का मान यदि कैलकुलेट करें तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, डी का जो मान होता है वो हमें इक्वल प्राप्त होता है डी नोट प्लस एच म्यू, और एच म्यू में यहाँ से हम किसका भाग लगा देते हैं, टू का यहाँ से क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। तो यहाँ से हम डी ए का जो मान है वो कैलकुलेट यदि यहाँ से करें तो डी ए इक्वल टू हमें प्राप्त होता है डी नोट प्लस एच म्यू बाई टू। अब यहाँ पे डी नोट जो है वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित वियोजन ऊर्जा होती है, जिसे मूल स्तर V इक्वल टू 0 से ऊपर तक माना गया है। और स्मॉल b जो है, स्मॉल b यहाँ पे क्या है, उस विशेष अणु का नियतांक कहलाता है। r यहाँ पे क्या कहलाती है, अंतर्नाभि की दूरी कहलाती है। r e क्या कहलाता है, साम्य अवस्था पर अंतरानाभि की दूरी यहाँ पे कहलाती है। तो यहाँ से मोर्स ने जो इक्वेशन दिया था, ये मोर्स फलन दिया था, इसमें इक्वेशन में मैंने आपको बता दिया डी ई क्यू क्या है, किसी विशेष अणु की वियोजन ऊर्जा है जो वक्र के निम्नतम बिंदु पर स्थित है। डी यहाँ से डी नोट क्या है, प्रयोगों द्वारा निर्धारित वियोजन ऊर्जा है। स्मॉल बी क्या है, उस अणु का नियतांक है। स्मॉल आर क्या है, अंतरानाभि की दूरी है। आर ई क्या है, साम्य अवस्था पर अंतरानाभि की दूरी है। इसके बाद में देखिए कंपनी स्पेक्ट्रा पर जो अनावर्त का प्रभाव है, इसको समझाने के लिए मोर्स फलन को श्रोडिंगर जो तरंग समीकरण है उसमें प्रतिस्थापित कर अनावर्त दोलन के लिए कंपन ऊर्जा स्तरों का मान यहाँ से ज्ञात किया गया। और यहाँ से कंपन जो ऊर्जा स्तर हैं उसके रूप में यहाँ से पीएम जो मोर्स था उसने एक इक्वेशन यहाँ पे दिया, और वो इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया, ए वी इक्वल टू यहाँ से होता है, पीएम मोर्स ने एक इक्वेशन दिया था कंपनी ऊर्जा स्तरों के लिए, और वो क्या दिया था, ए वी इक्वल टू वी प्लस 1/2 एच म्यू ई, क्योंकि साम्य अवस्था में है यहाँ पे, एच म्यू ए, और माइनस का क्या करोगे इसमें से v प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से एच म्यू ई और ए। तो इक्वेशन नंबर डाल दो मैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ से पीएम मोर्स ने कंपन ऊर्जा स्तर के लिए अनावर्त का जो प्रभाव है, अनावर्त के प्रभाव को समझाने के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया था, और वो इक्वेशन क्या था, यहाँ से ए वी इक्वल टू वी प्लस 1/2 एच म्यू ई माइनस वी प्लस 1/2 का स्क्वायर एच म्यू ई डॉट ए इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो एक तो अनावर्त का जो प्रभाव है, अनावर्त के प्रभाव में आपको ये वाला जो इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड, ये याद रखना है। इक्वेशन फर्स्ट आपको इसमें ध्यान रखना है अनावर्त का प्रभाव में, और इसके बाद में यहाँ से आपको ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपको ये याद रखना है। अब ये हो गया यहाँ से इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर जो थर्ड हमें प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन नंबर थर्ड को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी रूप में चेंज करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी रूप में जब हम चेंज करेंगे इसको, तो हम ए वी बार हो गया ए, और ए वी में हम यहाँ से किसका भाग लगा देते हैं, एच सी का भाग लगा देते हैं, और इसका जो मान हमें प्राप्त होगा वो किस में प्राप्त होगा, सेमी इन्वर्स में यहाँ से हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप ये मान पुट कीजिए, ई वी बार हो गया यहाँ से, ये क्या हो गया,
वी प्लस 1/2, देखिए एच से एच कैंसिल हो जाएगा, म्यू ई, और ये क्या हो गया सी, माइनस ये क्या हो गया v प्लस 1/2, और इसका स्क्वायर, एच से एच कैंसिल, म्यू ई ए बाई क्या हो गया सी। अब यहाँ से आपको पता है म्यू बार का जो मान होता है, इसका जो मान है, देखिए यहाँ से ये जो मान है, ये मान किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से म्यू बार के इक्वल यहाँ पे मान हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको किस प्रकार से रिटर्न कर सकता हूँ, इसको हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं एप्सिलॉन वी बार इक्वल टू वी प्लस 1/2, ये क्या हो गया यहाँ से इसका मान म्यू बार हो गया, माइनस ये क्या हो गया वी प्लस 1/2, और इसका स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया म्यू बार डॉट ए, और इसका जो मान है हमें किस में प्राप्त होगा, सेमी इनवर्स में। तो हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ एप्सिलॉन वी बार इक्वल टू वी प्लस 1/2 म्यू बार माइनस वी प्लस 1/2 का स्क्वायर म्यू बार ए सेमी इनवर्स। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था सरल आवर्त दोलक जब पढ़ाया था, तो म्यू बार का जो मान है उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ओमेगा बार ओ एस ई के इक्वल यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो इक्वेशन है किस फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ v प्लस 1/2, वी बार की जगह क्या हो गया ओमेगा बार ओ एस सी माइनस वी प्लस 1/2 स्क्वायर, और डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा बार ओ एस ई और डॉट ए, और इसका जो मान आएगा ये किस में आएगा, यहाँ से सेमी इनवर्स में। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ एप्सिलॉन वी बार इक्वल टू वी प्लस 1/2 ओमेगा बार ओ एस सी माइनस वी प्लस 1/2 ओमेगा बार ओ एस सी डॉट ए सेमी इनवर्स। अब यहाँ से देखिए ये जो दोनों पद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला पद एंड ये वाला पद, इन दोनों पदों में देखिए क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ से देखिए v प्लस 1/2 ओमेगा बार ओ एस सी, ये टोटल पद में यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि v प्लस 1/2 इधर भी है, ओमेगा बार ओ एस सी इधर भी है। तो यहाँ से v प्लस हाफ ओमेगा बार ओ एस सी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जो मान हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, कॉमन लेने के पश्चात एप्सिलॉन वी बार इक्वल टू, ये क्या हो गया v प्लस 1/2 ओमेगा बार ओ एस ई, अंदर क्या शेष रहेगा, यहाँ से कॉमन लेने के पश्चात 1 माइनस ये क्या रहेगा v प्लस 1/2 डॉट ए, ये शेष रहेगा, और इसका जो मान आएगा वो किस में प्राप्त होगा, सेमी इनवर्स में। तो यहाँ से हमें लास्ट जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एप्सिलॉन वी बार इक्वल टू वी प्लस 1/2 ओमेगा बार ओ एस सी कोष्टक 1 माइनस वी प्लस 1/2 ए, और बाहर क्या आएगा सेमी इनवर्स। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो गया, इक्वेशन नंबर ये थर्ड, नंबर तो आप कुछ भी डाल सकते हो, ये 4 हो गया, ये यहाँ से फिफ्थ हो गया इक्वेशन, ये 6 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, यहाँ से इक्वेशन नंबर 7 हो गया। तो ये था आपका कंपनी स्पेक्ट्रा पर अनावर्त का प्रभाव।
तो कंपनीय जो स्पेक्ट्रा है इस पर अनावर्त का प्रभाव क्या होता है इसको हमने अभी समझा। तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा आप इसको। कंपनीय स्पेक्ट्रा पर अनावर्त का जो प्रभाव है इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए। किस किस के मध्य में ये होता है, इसमें क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में आपको इसमें दो बातें ध्यान रखनी हैं। कम क्वांटम संख्या है तो आकृति परवलय होगी, उच्च क्वांटम संख्या है तो आकृति परवलय से विचलित हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ से PM मोर्स नामक वैज्ञानिक आया था 1929 में। उसने एक आनुभाविक व्यंजक दिया था जिसको ही मोर्स फलन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में यहाँ से एक इक्वेशन दिया था उसने, A=DEQ 1 - एक्सपोनेंशियल BREQ - R और इसका होल स्क्वायर। DEQ क्या था, वियोजन ऊर्जा था। DE का मान यहाँ पे D0 + h𝜇/2 के इक्वल हो जाता है। इसके बाद यहाँ से अनावर्त का जो प्रभाव है इसमें कंपनीय जो ऊर्जा स्तर है AV का मान यहाँ पे इक्वल होता है V + 1/2 h𝜇E माइनस V + 1/2 का स्क्वायर h𝜇E.A। इक्वेशन आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में चेंज किया, HC का भाग लगा दिया इसमें, μE/c का मान म्यू बार के इक्वल होता है। इक्वेशन 5 हो गया। इक्वेशन 5 में म्यू बार को हम ओमेगा बार OSC लिख सकते हैं। इसके बाद इक्वेशन 6 प्राप्त हो गया और इक्वेशन 6 से हमें यहाँ से कॉमन ले लिया V + 1/2 ओमेगा बार OSC, और कॉमन लेने के पश्चात हमें इक्वेशन ये प्राप्त हुआ एप्सिलॉन बार V = V + 1/2 ओमेगा बार OSC 1 - V + 1/2 A, और इसका जो मान है वो किस में प्राप्त होगा, हमें सेम इनवर्स में। तो यहाँ से देखिए अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कंपनी स्पेक्ट्रा के लिए अनावर्त के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो इस टॉपिक से पहला प्रश्न क्या पूछ सकता है, किस प्रकार से कंपनी स्पेक्ट्रा के लिए अनावर्त के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है। नंबर 2 प्रश्न यहाँ से आपसे वो क्या पूछ सकता है, नंबर 2 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि कंपनी स्पेक्ट्रा के लिए अनावर्त के प्रभाव के आधार पर मोर्स फलन की व्याख्या कीजिए। कौन से फलन की व्याख्या कीजिए, यहाँ से मोर्स जो फलन होता है वो क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ से बताइए। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से हो गया, कंपनी स्पेक्ट्रा की अनावर्त प्रभाव के आधार पर मोर्स फलन को यहाँ पे आप स्थितिज ऊर्जा वक्र की सहायता से समझाइए। तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ सकता है, कंपनी स्पेक्ट्रा के लिए समस्थानिक प्रभाव, कंपनी स्पेक्ट्रा के लिए अनावर्त के प्रभाव को समझाते हुए इसके मोर्स फलन की व्याख्या कीजिए और इसके स्थितिज ऊर्जा वक्र की सहायता से इसको एक्सप्लेन कीजिए। एंड इसके जो ऊर्जा अंतराल हैं AV जो हैं, अनावर्त का जो प्रभाव है इसमें जो ऊर्जा अंतराल हैं उनको आप यहाँ से इनकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से आपको ऊर्जा अंतराल में कौन से इक्वेशन से यहाँ पे आपकी व्याख्या करनी है, AV = V + 1/2 h𝜇E माइनस V + ½ का स्क्वायर h𝜇E.A। ये सारा आपको इसमें यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। तो ये टॉपिक था आपका कंपनी स्पेक्ट्रा के लिए अनावर्त का प्रभाव। अब आपको इसको लिखना है, किस प्रकार से आपको इसको रिटर्न करोगे। तो देखिए आपको हेडिंग डालना है यहाँ से, कंपनी स्पेक्ट्रा पर अनावर्त का प्रभाव। ये मैंने आपको बता दिया सारी बातें। इसमें एक द्विपरमाणु कणु लेंगी, अनावर्त की भांति व्यवहार करेगा, बिंदुवत रेखा जो है परवलय की तरह होगी। ठीक है।
कम क्वांटम संख्या है तो यहाँ पे परवलय होगी, उच्च क्वांटम संख्या है तो ये परवलय से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो फर्स्टली आपको ये पेज रिटर्न कर देना है इसमें। नेक्स्ट इसमें डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको इसमें बना देना है। एक द्विपरमाणु कणों की स्थितिज ऊर्जा का ये डायग्राम यहाँ पे दर्शाया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक पीएम मोर्स नामक वैज्ञानिक आया था 1929 में। स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पे समझाने के लिए एक आनुभाविक व्यंजक दिया था और इसको ही क्या कहा था हमने, मोर्स फलन कहा था। तो यहाँ से पूछ सकता है वो आपसे, मोर्स फलन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ से मोर्स फलन को आप बता सकते हो और मोर्स फलन को स्थितिज ऊर्जा की संकल्पना के आधार पे आपको समझाना है। इसके बाद में मैंने आपको इक्वेशन दिया था, मोर्स नामक वैज्ञानिक ने इक्वेशन दिया था इक्वल टू ये वाला, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डी क्यू क्या है, डी का मान किसके इक्वल होता है, बी यहाँ पे क्या कहलाता है, आर क्या कहलाता है, आर ई क्या कहलाता है। इसके बाद में यहाँ पे मोर्स नामक जो वैज्ञानिक था, इसने श्रोडिंगर तरंग समीकरण को प्रतिस्थापित करके इसके जो ऊर्जा स्तर हैं उनके लिए एक इक्वेशन दिया और वो इक्वेशन नंबर यहाँ से कौन सा हो गया, 2 इक्वेशन दिया था उसने। ए वी इक्वल टू, ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है यहाँ पे, ये भी ये ध्यान रखना है आपको। ए वी इक्वल टू वी प्लस, ये वाला इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ से म्यू ई क्या है, साम्यावर्ती है, ए क्या है, अनावर्त स्थिरांक है जिसका मान बहुत कम होता है, क्वांटम संख्या है। समीकरण 2 का प्रथम जो पद है वो आवर्त दोलक की भांति व्यवहार करता है, जबकि द्वितीय जो पद है वो अनावर्त दोलक के कारण होता है। ये जो पद है ये तो किसकी भांति व्यवहार करता है, आवर्त दोलक की भांति, और ये किसकी भांति व्यवहार करता है, अनावर्त दोलक की भांति यहाँ पर व्यवहार करता है। और क्या उत्पन्न करता है, अन परवलय यहाँ पे क्या करता है, उत्पन्न करता है। नेक्स्ट इसके बाद में आपको यहाँ से इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर्म में लिखना है। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन 2, इक्वेशन थर्ड, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट 2, ये थर्ड। इसके नीचे आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। चूँकि तरंग संख्या का मान ये होता है इसलिए यहाँ से ये लिख दिया आपने इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद में यहाँ से म्यू बार जो है इसको हम ओमेगा बार वैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 5। एंड लास्ट यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और इक्वेशन नंबर ये कौन सा प्राप्त हो जाता है, इक्वेशन नंबर यहाँ से 6 हमें प्राप्त हो जाता है। इस समीकरण से हम क्या कह सकते हैं कि कंपन क्वांटम संख्या v का मान बढ़ने से अनावर्त दोलक जो है उसकी आवर्ती का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। फर्स्टली आपको ये वाला पेज आपको इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट ये डायग्राम आपको इसमें बनाना है। नेक्स्ट ये वाला पेज इसमें आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट ये वाला पेज इसमें आपको रिटर्न करना है। एंड नेक्स्ट लास्ट में आपको ये वाला पेज इसमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो ये था आपका कंपन स्पेक्ट्रा के लिए अनावर्त का प्रभाव। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंपन स्पेक्ट्रा के लिए जो अनावर्त का नियम है उसके चयन नियम, सिलेक्शन जो रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगला जो टॉपिक है हमारा दृढ़ घूर्णी, रिजिड रोटर, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।